जी बॉयज़ एंड गर्ल्स, अब जो हम टॉपिक ले रहे हैं ये जो इससे प्रीवियस टॉपिक था उससे काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको 1 2 3 4 4 बार इम्पॉर्टेंट कर रहा हूँ। इसका कुछ न कुछ हिस्सा ज़रूर पूछा जाता है और उसमें ज़्यादातर जो है टाइप्स ऑफ बफर्स क्या हैं, बफर सॉल्यूशन जो हैं कितनी किस्म के होते हैं ये पूछा जाता है, या बफर एक्शन कभी ये पूछ लेते हैं, उनसे ज़्यादा एप्लीकेशंस ऑफ द बफर ये पूछा जाता है। तो ये ख्याल रखिएगा, इसमें इस टॉपिक में कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। पूरा टॉपिक ऑन द होल बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन वो बना के पूछ सकता है। सबसे पहले चीज़ कि बफर सॉल्यूशंस की ज़रूरत क्यों पड़ी। आई थिंक कि आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। मैं एक ले रहा हूं कंटेनर और इस कंटेनर के अंदर हमने कोई एक सॉल्यूशन बना के रखा है, एक सॉल्यूशन बना के रखा है और उसकी अपनी एक मखसूस पीएच है, 6 है 7 है 5 है, जितनी भी पीएच है मखसूस पीएच का बफर एक सॉल्यूशन बना के रखा हुआ है। लेकिन 1 रोज़ 2 रोज़ 3 रोज़ चंद रोज़ के बाद वापस आएंगे, दोबारा देखेंगे, चेक करेंगे इस्तेमाल करने से पहले कि इसकी पीएच उतनी ही है या कहीं बदल तो नहीं गई। तो यकीनन उसकी पीएच काफ़ी चेंज हो चुकी होगी, उस सॉल्यूशन की, उस लिक्विड की या सॉल्यूशन की पीएच क्या हो चुकी होगी, चेंज हो चुकी होगी। वजह क्या बनी कि अगर यहाँ पर मैंने कोई एक सॉल्यूशन जो लिया है वो उसकी पीएच है फॉर एग्जांपल 7, तो ऊपर से CO2, हमारी एटमॉस्फेयर में CO2 मौजूद है, CO2 विल गेट डिजॉल्व्ड इन दिस सॉल्यूशन या इन दिस लिक्विड एंड इट विल बिकम एसिडिक। ये क्या हो जाएगा, चूँकि CO2 नीचे सॉल्यूशन में पानी भी है, उसमें बन जाएगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अगरचे ये वीक एसिड है लेकिन इसकी पीएच तो होगी और उस पीएच के मुताबिकत से ये सॉल्यूशन अपने पीएच को चेंज कर लेगा। अगर पहले 7 है तो अब हो सकता है कि जो नई पीएच है चंद दिनों के बाद ये 5 रह जाए, 4 रह जाए। तो नेचुरली इस सॉल्यूशन की पीएच बदल चुकी है, क्योंकि ये सॉल्यूशन ऑर्डिनरी सॉल्यूशन है, ये बफर सॉल्यूशन नहीं है। अब आपके ज़हन में आएगा कि जी हम इसको ढकना लगा के रख देते हैं, अब हम कोई एक और बॉटल बना लेते हैं और उस बॉटल के अंदर सॉल्यूशन, यही सॉल्यूशन जिसकी पीएच कितनी है, फ़र्ज़ क्या 7 है, इस बॉटल में लेकर और इसको यहाँ पर क्लोज़ कर देते हैं, बिल्कुल बंद कर देते हैं। अब जब 2-4 दिन के बाद आते हैं तो फिर देखते हैं कि अब जो इसकी पीएच है वो कहीं 8 या 9 या 10 इतनी हो चुकी है। एक बार फिर पीएच जो है वो क्या हो गई, वो चेंज हो गई। तो ये जो लफ्ज़ मैं लिख रहा हूँ ये चेंज्ड इन पीएच है और सपोज्ड वैल्यू है, रफ वैल्यूज़ हैं। अब क्या वजह बनी, अब तो ऊपर से CO2 है ही नहीं, वो तो एयर का कनेक्शन ही नहीं है सॉल्यूशन के साथ। अब वजह ये बनी कि ये जो ग्लास बॉटल है, इस ग्लास की बॉटल में से कुछ सिलिकेट्स या कुछ और चीज़ें इसकी कंपोजिशन में से इसके अंदर शामिल हो गई, तो भी उसकी पीएच क्या हो गई, चेंज हो गई। तो देखो पीएच चाहे क्लोज बॉटल में रखें या ओपन बीकर में रखें वो बदल गई है। हमें चाहिए ऐसा सॉल्यूशन जितने अरसे तक पड़ा रहे उसकी पीएच में जो चेंज है नेग्लिजिबल हो, उसकी पीएच क्या है वो नेग्लिजिबल हो। ये ख्याल रखिएगा, हम इस किस्म का सॉल्यूशन बनाना है तो ऐसे सॉल्यूशन जो अपनी पीएच को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं उनको क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन। दोबारा सुन लें
अगर आपको कहीं ये लिखा हुआ मिले कि बफर सॉल्यूशंस ऐसे हैं जिनमें अगर कोई थोड़ा सा एसिड डाल दिया जाए या थोड़ी सी बेस डाल दी जाए तो उसकी जो पीएच है वो ना बदले, वो कांस्टेंट रहे, ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग डेफिनेशन होगी, ये कुछ बुक्स पर आपको मिलेगी। हमने ये कहना है कि ऐसे सॉल्यूशन जिसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एन एसिड या स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ बेस ऐड कर भी दें तो उसकी जो पीएच है वो सॉल्यूशन अपनी पीएच को मेंटेन रखने की कोशिश करता है। इट मीन्स कि स्लाइट चेंज इन पीएच अपीयर्स, थोड़ी सी जो चेंज है उसके पीएच में वो आती है लेकिन वो नेग्लिजिबल है। और वैसे मैं आपको बता भी दूं ये तकरीबन 0.09 जो पीएच में चेंज आती है और उसको बोलते हैं बफर कैपेसिटी। उसको क्या बोलते हैं? जो मामूली सी चेंज आती है, वो नेग्लिजिबल तो है लेकिन आती तो है, उसको बफर कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है जी। अब हम इसको आगे लेकर चलेंगे कि ये जो बफर सॉल्यूशंस हैं ये हैं क्या। तो मैं पहले ये BUFFER बफर सॉल्यूशंस के मुतलिक थोड़ा सा बता दूं, ये बनते कैसे हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूं कि मेरे पास एक एसिड है CH3COOH और ये है वीक एसिड। कौन सा है ये? वीक एसिड। आपने W एसिड नहीं लिखना, आपने पूरा वीक लिखना है। ये वीक एसिड है, ये आयोनाइज होता है किस में? CH3COO नेगेटिव में और ये क्या है? H पॉजिटिव में। CH3COOH ये इसमें आयोनाइज हुआ जिसमें ये आयंस बने और H पॉजिटिव बने। अब इसकी डिटेल मैं आपको ज़रा बता दूं। मैं अब अपने तरीके से बुक से थोड़ा सा हट के बता रहा हूँ। CH3COOH प्लस NaOH ये जो एसिड है ये वीक एसिड है और जो बेस है ये कौन सी? ये स्ट्रॉन्ग बेस है। गोज़ टू फॉर्म ये आ जाएगा CH3COO नेगेटिव COO नेगेटिव Na यानी सोडियम एसीटेट बन जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। ये हमारे पास एक रिएक्शन हुआ है और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये कौन सा है? स्ट्रॉन्ग। चूंकि अब ये जो हमारे पास बेस है ये स्ट्रॉन्ग है, बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है और जो सॉल्ट बना है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आएगा। एसिड तो वीक था। अब ये वीक एसिड और उसका ये सॉल्ट दोनों को मिला दें, दोनों को पर्टिकुलर मोलर कंसंट्रेशन में आपस में मिक्सअप कर दें तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा उसको कहेंगे बफर सॉल्यूशंस। बोलो क्या कहेंगे? बफर सॉल्यूशन। तो आप ज़रा देखें कि अगर मैं लिख दूं CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसकी मोलर कंसंट्रेशन हो और दूसरा क्या चीज़ हो? दूसरे हमारे पास CH3COOH, ऊपर आ गया सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नीचे आ गया एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट। चूँकि वीक एसिड है तो ये जो चीज़ बनी है इसको हम बोलते हैं बफर। ये कौन सा बनेगा? ये बनेगा बफर सॉल्यूशन। इसकी भी स्पेसिफिक मोलर कंसंट्रेशन और इसकी भी स्पेसिफिक मोलर कंसंट्रेशन। तो अब अगर मैं ये कह दूं कि बफर सॉल्यूशन कैसे बनता है, जब कोई वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करे और उसके नतीजे में बेसिक सॉल्ट हासिल हो तो बेसिक सॉल्ट की मोलर कंसंट्रेशन
और उस वीक एसिड की मोलर कंसंट्रेशन ख़ास किस्म की लेकर उनका सॉल्यूशन बना लो तो दैट विल बी बफर सॉल्यूशन। वो क्या होगा? वो होगा हमारे पास कौन सा? बफर सॉल्यूशन। अब इस बफर सॉल्यूशन में देखें तो जो CH3COOH है ये वीक एसिड है, लिहाजा जो चीज़ वीक होगी उसके नाम पर इसकी टाइप बना देंगे एसिडिक बफर। ये क्या कहलाएगा? इसको कहेंगे एसिडिक बफर। अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। इसी तरह मेरे पास HCl ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसमें अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड ये एक वीक बेस है। दोनों को मिलाएंगे तो अब हमारे पास सॉल्ट बनेगा NH4Cl प्लस क्या आएगा? ये वाटर। अब यहाँ पर देखें वीक क्या है? वो बेस है। तो सॉल्ट कौन सा? ये एसिडिक है। अब मैं ऊपर ले लेता हूँ अमोनियम क्लोराइड, ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है एसिडिक, और नीचे क्या ले रहा हूँ? अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि वीक बेस है। ये भी क्या होगा? इसको भी हम क्या कहेंगे? बफर सॉल्यूशन। कब? जब ख़ास मोलर कंसंट्रेशन अमोनियम क्लोराइड की और ख़ास मोलर कंसंट्रेशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड की लेके उसको पानी में हल कर लेंगे तो फिर एक बफर हासिल होगा। इसको भी बफर सॉल्यूशन कहेंगे। यहाँ पर जो वीक चीज़ है बेस, लिहाजा इसका नाम क्या हो जाएगा? बेसिक बफर। ये कौन सा होगा? बेसिक बफर। तो बफर हमें अलग अलग किस्म के मिलेंगे, जैसा कि आपके यहाँ एक कार्बोनिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट की एग्जांपल बुक पे दी हुई है, एक फास्फोरिक एसिड और सोडियम फॉस्फेट की एग्जांपल दी हुई है, और एक जो अभी मैंने दी है एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट। इन जो सॉल्यूशंस हैं, ये जो एसिडिक बफर दे रहे हैं, इनकी जो एसिडिक बफर हैं इनकी pH लेस देन 7 होती है, और जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड वाला है ये ऐसा बफर सॉल्यूशन है जिसकी pH मोर देन 7 होती है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ कि एसिडिक बफर की जो pH है ये लेस देन 7 है, जबकि इनकी जो pH है वो है ग्रेटर देन 7, इसलिए इनको बेसिक बफर कहा और इनको एसिडिक बफर कहा। ये आपकी बुक पे मेंशन्ड है कि एसिडिक बफर्स कौन से होते हैं, आपने बता देना है। 2 एग्जांपल दे देनी है, एक मैंने एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट वाली दी, दूसरी कार्बोनिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट वाली दे दें, और आगे लिख देना कि सच सॉल्यूशन गिव एसिडिक बफर विद pH लेस देन 7, और फिर दूसरी एग्जांपल एक ही दे देना अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड वाली, और आगे लिख देना कि बफर सॉल्यूशन मे कंटेन अ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड, सच सॉल्यूशन विल गिव बेसिक बफर विद pH मोर देन 7। फिर उसके बाद जो बफर एक्शन है, क्या चीज़? बफर एक्शन। अब मैंने उसके मुताबिक अब इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। अब मैं ले रहा हूँ CH3COOH प्लस मैं ले रहा हूँ H2O। ये वीक एसिड है और वाटर एज आ बेस एक्ट करेगा, और हमारे पास आ जाएगा CH3COO नेगेटिव प्लस आ जाएगा H3O पॉजिटिव। अब मैंने इतना किया है कि मैंने वाटर को ऐड कर दिया है एज अ बेस। अब वही प्रोडक्ट है, बस H2O तो कांस्टेंट रहेगा, H पॉजिटिव पहले मैंने लिखा था, अब क्या H3O पॉजिटिव। चूँकि अब मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है तो मेरे पास ये एक एसिटिक एसिड है और ये उसका एक सॉल्ट है, एसिटिक एसिड और उसका सॉल्ट, ताकि ये दोनों चीज़ें मिलकर ख़ास मोलर कंसंट्रेशन में बफर का काम करें। तो बफर का जो इस बफर का दूसरा कंपोनेंट है वो है CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, सोडियम एसीटेट। ये कौन सा है? सोडियम एसीटेट। ये बन जाएगा CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। ये जो मैंने बफर बनाया था मैं इसकी बात कर रहा हूँ।
इसका एक कंपोनेंट मैंने वीक एसिड लिया है, दूसरा कंपोनेंट मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग है, और ये कौन सा, ये बेसिक सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो ले लिया और उसकी डिकम्पोजिशन शो कर दी। अब फ़र्ज़ किया कि हम इसमें कोई एसिड डालते हैं, क्या डालते हैं, एसिड, सच एज HCl। तो HCl क्या करेगा, HCl ये H पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा। हमने बफर में, किसके बफर में, सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड के बफर में हमने डाला है HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये बफर है एसिटिक एसिड का। इसमें डाला क्या, थोड़ा सा HCl डाला, तो HCl क्या कर रहा है, H पॉजिटिव दे रहा है। अब इस इक्वेशन में देखें तो कॉमन आयन इफेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है। इसमें भी एसीटेट आयन्स हैं, इसमें भी एसीटेट आयन्स हैं। जब H पॉजिटिव बढ़ेगा तो इन दोनों इक्वेशंस में से एक इक्वेशन बहुत ही कमज़ोर है और दूसरी कौन सी है, स्ट्रॉन्ग। ऊपर वाली कमज़ोर है और नीचे वाली स्ट्रॉन्ग है। तो H पॉजिटिव ये इस एसीटेट आयन के साथ मिलकर रिएक्शन को रिवर्स कर देगा, रिएक्शन को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। अब एसिटिक एसिड बनता जाएगा, लेकिन एसिटिक एसिड तो ऑलरेडी मौजूद है, चाहे कम क्वांटिटी में हो या ज़्यादा क्वांटिटी में हो, और जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो, कम या ज़्यादा क्वांटिटी का असर नहीं होता, टाइम का असर भी नहीं होगा, डाइल्यूशन का उसके ऊपर ही कोई असर नहीं है। तो एसिटिक एसिड की क्वांटिटी तो बढ़ेगी कॉमन आयन इफेक्ट की मदद से, लेकिन उसकी pH चेंज नेग्लिजिबल क्वांटिटी में होगी, वेरी स्मॉल अमाउंट में जो pH चेंज होगी। तो मैं कह दूंगा कि ये जो बफर है एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट का, इट टेंड्स टू मेंटेन इट्स pH, अपन pH को मेंटेन रखने की कोशिश कर रहा है। मामूली सी चेंज हुई है, कितनी, 0.09, 0.09। तो कॉमन आयन इफेक्ट का फिनोमिना भी इन्वॉल्व हो गया। अब H पॉजिटिव यहाँ क्यों नहीं मिला, यहाँ पर भी तो एसीटेट आयन है, यहाँ पर भी एसीटेट आयन है, H पॉजिटिव को यहाँ मिलना चाहिए, यहाँ क्यों मिला है, इधर क्यों नहीं मिला। हम इसलिए कि ऊपर वाली इक्वेशन स्लो है, इसकी डिकम्पोजिशन कमज़ोर है, स्ट्रॉन्ग, वो वीक एसिड है, लिहाजा ये रिएक्शन वापस चल पड़ेगा। अब अगर मैं पहले तो अभी इसमें हमने क्या डाला है, हमने डाला है HCl। अब अगर मैं इसमें NaOH डाल दूं, कोई स्ट्रॉन्ग बेस डाल दूं, जब हम स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे और वो क्या है NaOH, तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, ये OH नेगेटिव प्रोवाइड करेगा। जब ये OH नेगेटिव प्रोवाइड करेगा तो ये इस H3O से H पॉजिटिव को निकालेगा, बेस का OH नेगेटिव H3O में से जो H पॉजिटिव को निकालेगा। तो कॉमन आयन इफेक्ट के मुताबिक अब चूँकि ये रिएक्शन जो पहले स्लो था, H पॉजिटिव कम होता जाएगा, ये क्वांटिटी भी कम होती जाएगी, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। एक बार फिर एसीटेट आयन्स बनेंगे, और एसीटेट आयन तो पहले ही मौजूद है, एसिटेट आयन तो पहले ही मौजूद है, लिहाजा उसकी pH के ऊपर कोई असर नहीं होगा, बहुत मामूली सी चेंज आएगी pH के अंदर। तो ये तो था बफर एक्शन, कि बफर काम कैसे करता है। तो बफर सॉल्यूशन और बफर एक्शन ये दो टॉपिक आपके सिलेबस में हैं और इनको आप लोगों ने अच्छी तरह कर लेना है। बफर होते क्या हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं। अब ज़रा हम इसकी एप्लीकेशंस लेते हैं, और जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एप्लीकेशंस ऑफ द बफर। जैसा कि एप्लीकेशंस में कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होते हैं जिनमें टैनिंग ऑफ लेदर मैन्युफैक्चर करते हैं, डाइइंग उनको कलर करते हैं, डाइज वगैरह ये बनाते हैं। ये आपकी बुक पे एप्लीकेशन दी हुई हैं। उसकी पहली एप्लीकेशन है कि इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस सच एज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई, टैनिंग ऑफ लेदर। ये कौन से प्रोसेसेस हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। इस तरह इलेक्ट्रोप्लेटिंग,
इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, एनालिसिस हैं, इन चीज़ को किससे, बफर की मौजूदगी में किया जाता है। तो पहले जो मैंने दो आपको एप्लीकेशन बताई हैं वो सुन लें। बफर की एप्लीकेशंस में से जो खासी इम्पॉर्टेंट हैं, पहली है बफर सॉल्यूशंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेवरल इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस such as they are used in the manufacture of photographic materials, leather and dyes। ये आपकी बुक पे लिखी हुई है। सेकेंड एप्लीकेशन, they are also used in process of electroplating and analytical procedures। इलेक्ट्रोप्लेटिंग्स एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। अगर मैं इन एप्लीकेशंस में से दो मेन वर्ड बताता जाऊं तो क्या मैं लिख दूं मैन्युफैक्चर या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर्स एंड डाइज, लेदर्स एंड डाइज। उसमें और एक और भी साथ ऐड कर लेते हैं, यहाँ मैं एंड नहीं लगाता, कॉमा डाइज में अब एंड लगा देता हूँ कि अब नेक्स्ट जो हमारी एप्लीकेशंस में हमने ऐड करनी है लेदर्स में, डाइज में, और तीसरी चीज़ ऐड कर देंगे फोटोग्राफिक मटेरियल। फोटोग्राफिक मटेरियल, ये ख्याल रखिएगा, ये पुराने ज़माने की बात है। फोटोग्राफिक मटेरियल्स आजकल हाँ एक्सरेज की हद तक तो है, बाकी तो फोटोग्राफी सारी ये जो हमारे पास मोबाइल्स हैं उनकी मदद से की जाती है। तो ये पहली एप्लीकेशन। अब जो नंबर 2 है, दूसरी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। आप बेशक यही दो लफ्ज़ लिखते जाइएगा, 2-3 लफ्ज़। पहला क्या, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर्स, डाइज एंड फोटोग्राफिक मटेरियल। दूसरी इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड एनालिटिकल प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर। अब नंबर 3 पे है कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर। नंबर 3 पे मैं लिख रहा हूँ कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर्स। जो अभी हमने ऊपर पीएच का टॉपिक डिस्कस किया था, हमने मुख्तलिफ सॉल्यूशन की पीएच डिटरमाइन करनी होती है। तो पहले उस अपैरेटस को कैलिब्रेट करते हैं कि अगर उसकी जो वैल्यू है वो 7 से ज़्यादा हो या 7 से कम हो, तो हम पीएच की मदद से उस पीएच मीटर को पहले 7 पे लेकर आते हैं। जब 7 पे आएगा तो फिर कुछ सोल्यूशन डालेंगे तो उसकी पीएच में जो चेंज आएगी या जो नई पीएच आएगी हम मालूम कर लेंगे। तो उसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। अब और इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, एक आम सी मेटल है, उस मेटल के ऊपर हम कोई कॉस्टली मेटल की एक लेयर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ज़रिए कोट कर देते हैं, ऊपर लगा देते हैं, चढ़ा देते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मसलन मेरे पास तांबा है, मेरे पास पीतल है या कोई और लो कॉस्ट मेटल है, उसके ऊपर हम गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा और देर पा एक अरसे तक उसको जंग नहीं लगेगा, तो क्रोजन फ्री हो जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ये मकसद होता है। उसके बाद नंबर 4 पे जो हमारा ब्लड है ये नेचुरली बफर्ड है। हमारे ब्लड की जो पीएच है ये एमसीक्यूज में पूछी जाती है 7.35 से 7.45 तक होती है। जो आवर ब्लड है, एनिमल का जो ब्लड है, आवर ब्लड हैज़ द पीएच कितनी 7.35 से 7.45 तक। ये भी एक बफर के तौर पे काम करता है हमारा ब्लड भी। इसके अंदर जो सॉल्यूशन मौजूद है, जो प्लाज्मा वगैरह मौजूद हैं, ये रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनकी मेंटेनेंस को
बहाल रखने के लिए क्या किया जाता है कि अल्लाह ताला ने हमारे ब्लड में उसकी जो हमारी जो बफर सोल्यूशन डाल दी है, जो उसकी पीएच को 7.35 से 7.45, ये फॉर MCQs ख्याल रखिएगा, ये मैं आगे लिख रहा हूँ, MCQs के लिए पूछा जाता है। अगर हमारे ब्लड की पीएच 7 हो जाए तो बंदा गया, और अगर हमारे ब्लड की जो पीएच है वो 8 हो जाए तो भी बंदा गया। लिहाजा 7 से कम और 8 से ज़्यादा पे हम अलाइव नहीं रह सकते, हमारा ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी आपकी बुक पे लिखा हुआ है कि इन नेचर मैनी बायोलॉजिकल सिस्टम डिपेंड्स अपॉन बफर एक्शन टू प्रिजर्व अ कांस्टेंट पीएच, दैट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज मेंटेन्ड बिटवीन 7.35 टू 7.45। द पीएच ऑफ टीयर्स, ये ख्याल रखिएगा, हमारे जो आंसुओं की जो पीएच है वो है 7.40। अब पीएच of tears has the pH कितना, that is 7.40। ये भी for MCQ, ये pH of tears है 7.40। इसी तरह एक और है, ये भी for MCQ के pH of stomach juice, गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्टमक जूस, ये भी आप लोगों ने याद रखनी है। ये 1.65 से 1.75, 1.65 से 1.75। क्यों कि हमारे स्टमक के अंदर HCl प्रोड्यूस होता है, गैस्ट्रिक जूस में HCl प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से HCl अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसकी पीएच कितनी होगी 1.65, 1.75। टीयर्स की इतनी है, ह्यूमन ब्लड की इतनी है, और जो स्टमक जूस की गैस्ट्रिक जूस की इतनी है, जिसकी वजह HCl है। ये सारी वैल्यूज़ फॉर MCQ। और मिल्क एंड एग वाइट, मिल्क एंड एग वाइट, मिल्क की है 6.7 से 6. ये यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मिल्क की pH ऑफ मिल्क, ये इसकी वैल्यू भी आपकी बुक पे गिवन है, और ये है 6.7 से 6.8, 6.7 से 6.8। इसका मतलब है जो दूध है, जो मिल्क है, ये एसिडिक होता है, इसमें लैक्टोज, लैक्टिक एसिड में चेंज होता है। जब दूध फटता है तो लैक्टिक एसिड बनता है, या दही वगैरह जमाते हैं, बनाते हैं, तो वो तुर्श या खट्टी क्यों होती है, क्योंकि एसिडिक इन नेचर है। और दूध की इसलिए पीएच कितनी है 6.7 से 6.8। अब मैं पीएच ऑफ मिल्क ऑफ एग वाइट, ये बेसिक इन नेचर होता है, और इसकी जो पीएच है ये भी बुक पे मेंशन्ड है, और इसकी वैल्यू है 8.0 से 8.1, 8.0 से 8.1। ये पीएच है किसकी, एग वाइट की, एग वाइट, क्योंकि एग वाइट मेजर कंपोनेंट इसका जो है वो प्रोटीन है, और प्रोटीन बनी होती है अमाइनो एसिड्स थे, और अमाइनो एसिड में अमोनिया अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, अमाइनो में नाइट्रोजन मौजूद है, और ये नाइट्रोजन क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। तो आप इन जनरल ये कह देंगे कि जो एग वाइट है इसका मेजर कंपोनेंट प्रोटीन है, प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स होते हैं, उसमें जो अमाइनो ग्रुप है वो बेसिक इन कैरेक्टर है, वो क्या है, बेसिक इन नेचर। ये थी चंद इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू MCQ। आखिरी, बफर्स आर यूज टू मेंटेन द पीएच ऑफ कल्चर मीडिया फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियोलॉजिकल एप्लीकेशन। तो अब इधर अगर मैं डायरेक्ट लिख दूँ नेक्स्ट एप्लीकेशन के ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, इसके लिए जो मीडियम बनाते हैं ताकि उनकी ग्रोथ कर सकें, उसकी भी डेफिनेट पीएच रखनी पड़ती है, और दूसरे बैक्टीरियोलॉजिकल एप्लीकेशन में बफर इस्तेमाल होता है। ये थी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ द बफर सॉल्यूशन।